अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत कॉमन कंडीशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। वो है पखाने के रास्ते खून आना। अमूमन इसको हमेशा से हमारी सोसाइटी में लोग जो है वो बवासीर से जोड़ देते हैं और इसको बवासीर के तौर पे लिया जाता है कि बवासीर है और उसको लोग अपने तौर पे इलाज करना शुरू कर देते हैं और इसको खूनी बवासीर या बदी बवासीर के नाम से जो है वो जाना जाता है। खून आ रहा है, नहीं आ रहा, खुश्क है, मोके आ रहे हैं। तो पखाने के रास्ते जो भी मसला हो, चाहे पखाने वाली जगह पे ख़ारिश हो, खून आए, रेशा आए, कोई फोड़ा हो, कोई मसला और इस तरह का हो, तो उसको हमेशा से बवासीर के साथ ही जोड़ दिया जाता है कि बवासीर है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इस कंडीशन के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ये असल में एक सेट ऑफ डिज़ीज़ है, ये एक डिज़ीज़ या बवासीर नहीं है। तो सबसे पहले पखाने के रास्ते खून आने वाली जो एक कंडीशन, एक डिज़ीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो है फ़िशर। फ़िशर दरअसल क्या है? फ़िशर पखाने वाली जगह पे, जिसको एनल कैनाल कहते हैं, उसके अंदर कट लगना या उसके अंदर ज़ख़म जो है उसको फ़िशर कहते हैं। कौन कौन सी कंडीशन में ये डेवलप होता है? ये किसी भी एज में, यंग में, ओल्ड में ये डेवलप हो सकता है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे कॉमन जो है वो है कब्ज़। कब्ज़ में भी जब पखाना बहुत सख्त होता है और बार बार जब सख्त पखाना अपनी पखाने वाले रास्ते से गुज़रेगा तो उस जगह पे लाजमी कोई ना कोई ट्रॉमा या कोई चोट, जिस तरह चोट लगती है तो ट्रॉमा वगैरह कर सकता है। तो रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से भी ये फ़िशर बन जाते हैं। फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें क्रोनिक डायरिया होता है, बार बार स्टूल पास करने के बाद भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनमें ये मसला हो सकता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान ये वाला मसला हो सकता है। इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत है या छोटी आंत है, उसकी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो, जैसे कि क्रोन डिज़ीज़ एक मशहूर बीमारी है। आईबीडी जो है उसके साथ उसका एक पार्ट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिज़ीज़। तो क्रोन डिज़ीज़ में भी ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये तो थी इसकी कॉमन कॉजेज़ जो वजूहात हैं। और इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस ऐसी हैं जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, सिफिलिस वगैरह हो गई, उसमें भी फ़िशर्स वगैरह जो है वो कॉमन बनते हैं। सबसे कॉमन जो उसकी अलामात हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। मरीज़ ये बताता है कि पखाना करते हुए दर्द बहुत ज़्यादा होती है। पखाना करने के बाद बहुत टाइम तक दर्द या चुभन या जलन जो है वो पखाने वाली जगह पे रहती है। और दूसरी कंडीशन जो इसमें देखी गई है, बहुत सारे पेशेंट हमें बताते हैं, वो है कि पखाने के साथ खून आना। स्ट्रीक ऑफ ब्लड जो है वो पखाने के साथ आती है और बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक दो बार जब ये खून आता है फ्रेश, तो यहाँ दर्द बहुत ज़्यादा होती है और काबिल बर्दाश्त नहीं होती, तो वो हॉस्पिटल या डॉक्टर का रुख करते हैं और कुछ लोग इसके लिए खुद से कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते हैं। तीसरी चीज़ है पखाने वाली जगह पे ख़ारिश का रहना। कई इसकी इब्तदाई अलामात में जलन या ख़ारिश का रहना होता है, उसके बाद ये खून या पेनफुल डेफिकेशन जिसको कि पखाने के साथ दर्द होना, पखाना जैसे होता है उसके साथ दर्द होती है। तो अमूमन ये ऐसा एक सर्कल शुरू हो जाता है कि मरीज़ पखाना करने से अवॉइड करता है कि मैं पखाना ना ही करूं, थोड़ा कंट्रोल इस तरह कर लेता है। जितनी देर पखाना बड़ी आंत में रहता है उतना ही सख्त होके वो निकलता है और जितना सख्त होगा उतना ही ज़्यादा वो उस जगह पे टीयर करेगा, उस जगह को ज़ख़म करेगा, ज़ख़म को बढ़ाएगा। और इसके अलावा बाकी इसके जो अलामात हैं उसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा थका थका रहता है, कंसंट्रेशन नहीं बनती और बेचैनी सी इस तरह भी सी कैफियत रहती है। कई बार पेन बहुत एक्सक्रूशिएटिंग होती है, बहुत सीवियर होती है। इसके लिए इंजेक्शंस जो हैं मल्टीपल टाइम पेशेंट्स को लगवाने पड़ते हैं। इसका हल है वो ये है कि इसको कब्ज़ जो है उसको ट्रीट किया जाए। अमूमन इसका जो मेकनिज़म है वो ये है कि जिस जगह पे ज़ख़म होता है एनल कैनाल में, या जो पखाने वाली नाली है उसमें जो ज़ख़म होता है, उसके अराउंड एक मसल्स की एक लेयर होती है, उसको इंटरनल एनल स्फिंक्टर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पैज़म में आ जाते हैं। तो जैसे ही ये मसल जो है वो लेयर उसमें स्पैज़म आएगा, पेन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उसके थ्रू पखाना गुजरना भी मुश्किल होता है। तो उस जगह पे कट वाली जगह जो है ये बिल्कुल इस तरह एक राउंड से एक शेप होती है, तो ये आप समझ लेंगे कट लगा हुआ है। तो जैसे ही इस जगह पे पेन होगी तो रिफ्लेक्स, एक ऐसा रिफ्लेक्स होता है बॉडी में, जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो टाइट अपने आप को कंट्रोल, अपने क्लोज़ कर लेते हैं। तो जितना क्लोज़ होता जाएगा उतनी ही पेन इसमें स्पैज़म बढ़ता जाएगा। तो इसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, पखाना आपका सख्त ना हो, और जितना ज़्यादा स्पैज़म इसमें होगा उतना हीलिंग इसकी डिले होगी। तो
कब्ज़ के लिए जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपनी फ़ाइबर का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें। इसके अलावा कॉमन जो इसमें ज़रूरी जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में मैं बता दूँ। नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसी चीज़ है जो मसल्स को रिलैक्स करती है, ये अमूमन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम भी आती है। तो ये उन मसल्स को रिलैक्स कर देती है, तो उसका टॉपिकल इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जिस जगह पे ज़ख़म है उस जगह पे लगाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट के नाम से क्रीम आती है। साथ इसके लिग्नोकेन जेल जो है उसको मिक्स किया जाता है। तो उनको मिक्स करके इसको अच्छी तरह उस जगह पे अप्लाई किया जाता है, तो इससे भी जो है वो रिलीफ़ होता है। लेकिन इस जैसे ही हम ये क्रीम लगाते हैं, उसको अगर अच्छी तरह अप्लाई कर भी देते हैं, तो अमूमन ये होता है कि अगर पखाना आपको नरम आ रहा है और पखाना बिल्कुल ठीक आ रहा है, नरम आना शुरू हो गया है, कब्ज़ वाली चीज़ आपने कंट्रोल कर ली है, लेकिन पखाना जैसे जैसे गुजरता है उस जगह से, तो वो जगह उस तरह से साफ़ नहीं रहती। हीलिंग का प्रोसेस जो है वो बड़ा स्लो होता है, बहुत डिले होता है या बिल्कुल रुक जाती है। तो फिशर इसीलिए क्रोनिसिटी की तरफ चला जाता है, यानी कि क्रोनिक होता जाता है, लंबा होता जाता है या बार बार होता है। एक बार सिम्टम्स ज़रा रिकवर हो जाते हैं, थोड़ी सी हीलिंग होती है, दोबारा पखाना गुजरता है तो ये काम जो है लंबा हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है क्रीम लगाने से पहले वो है सिट्स बाथ। कम से कम दिन में 2 दफ़ा सिट्स बाथ ज़रूर करने हैं। सिट्स बाथ का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिट्स बाथ में ये करना होता है कि नीम गर्म पानी लेके एक टब के अंदर, जिसमें आप इजीली बैठ सकते हो, उसको इतना भर लें कि आपके जो पखाने वाली जगह है वो और थाइस का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो भी अंदर डिप हो जाए। इस नीम गर्म पानी के अंदर पायोडीन जो है ज़ख्म को साफ़ करने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है, उसके कुछ कतरे ऐसे गिराने हैं कि पानी पीला हो जाए, ब्राउन नहीं पीला। ब्राउन में ये होता है कि आप, ब्राउन का मतलब ये होगा कि पायोडीन बहुत ज़्यादा डाल देगी, तो ना बहुत ज़्यादा डालनी है ना बहुत कम डालनी है, पानी बस थोड़ा पीला हो जाए और उसके अंदर कम से कम 7 से 10 मिनट पानी के अंदर लाजमी बैठें। इससे ये होता है कि आपको मसल्स भी रिलैक्स होंगे, जो स्फिंक्टर है वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, जो ज़ख़म बना हुआ है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो ये सबसे कॉमन जो है वो मिस्टेक की जाती है कि क्रीम वैसे लगा दी जाती है और सफाई का ख्याल नहीं किया जाता। तो सिट्स बाथ, फिर इसके बाद वो क्रीम जो मैंने 2 बताई हैं, GTN और लिग्नोकेन क्रीम, उनको मिक्स करके लगाया जाए दिन में 2 दफ़ा। और इसमें भी कुछ एहतियातें और वो सारी चीज़ें ये मैं आपको एक और वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि क्रीम को कैसे लगाना है और क्रीम लगाने के बाद क्या एहतियात करनी है। और इसके अलावा कब्ज़ जो है उसका लाजमी हल करना है। इस बगौल इस्तेमाल करें, फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें, ताकि इस मसले से जान छुड़ाई जाए और क्रोनिक ना हो, पुराना ना हो। जितना पुराना होगा उतना फिर ये सर्जरी का ऑप्शन जो है वो अवेल करना पड़ता है। सर्जरी में भी एक ऑप्शन लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरॉटमी है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में, फ़र्दर इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम आपको देते रहेंगे।